नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। चक्रवात यास के असर का जायजा लेने बंगाल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित रूप से देर से पहुंचने को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की जुबानी जंग के बीच अब बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि इस तरह से मेरा अपमान न करें। ममता ने कहा कि हमें प्रचंड जीत मिली है, इसलिए आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपने सब कुछ करने की कोशिश की और हार गए। हमारे साथ हर दिन झगड़ा क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के कारोबारी नवनीत कालरा को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में जमानत मिल गई। साकेत कोर्ट ने शनिवार को कालरा को जमानत देने का फैसला किया। कालरा दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक भी है। कालरा को दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के दौरान ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि कालरा ने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात कर ऊंचे दामों पर बेचे थे वह घटिया किस्म के थे और उनसे कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन के मामले में कोई मदद नहीं मिल सकती थी। हालांकि कालरा ने इन आरोपों को इनकार किया है। उसने कहा कि ये कंसंट्रेटर सामान्य कारोबारी उद्देश्य से बेचे गए और ये अच्छी गुणवत्ता के थे। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कोविड-19 महामारी से निपटने के इंतजामों पर चल रही सुनवाई में 28 मई को केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जिन 113 वेंटिलेटरों की बात हो रही है वो वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से नहीं आए हैं बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपलब्ध कराए हैं, जो कि राजकोट में बने हैं। अदालत ने एएसजी को इस बात के लिए लताड़ा है कि वो आरोप प्रत्यारोप खेल के तहत मेडिकल स्टाफ की अक्षमता को दोष दे रहे हैं, जबकि उन्हें आगे आकर कंपनी और अस्पताल के बीच मशीनों के मेंटेनेंस और सुधार पर जोर देने का प्रयास करने चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र कोविड-19 रोधी टीकों की वितरण व्यवस्था पर अड़ियल बर्ताव कर रहा है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर केंद्र को घेरते हुए सवाल पूछा कि कैसे प्राइवेट अस्पतालों को टीका मिला जा रहा है जबकि राज्य के पास इसकी कमी है। वैक्सीन की किल्लत को एक बार फिर उजागर करते हुए सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वालों के लिए वैक्सीन 10 जून से पहले उपलब्ध नहीं होगी। 18 से 44 साल के लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। दादर रेलवे स्टेशन पर एक महिला आरोपी को ले जाते समय वो अचानक से महिला पुलिस का हाथ झटक कर प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन के सामने कूद गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वो पटरी पर ही गिर गई। उसे भागते देख साथ में चल रहे एपीआई अर्जुन घनवट ने भी पटरी पर कूद गए, इस बात की परवाह किए बिना कि वो खुद ट्रेन के नीचे आ सकते हैं। एपीआई ने कूदकर उस महिला को पटरी से बाहर खींचा और लोकल ट्रेन के चालक ने भी गाड़ी रोक दी, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना रोधी टीके की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। यह टेंडर वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए बिड करने की आखिरी तारीख 7 जून है। वैक्सीन खरीदने के लिए जारी टेंडर में कोविड-19 वैक्सीन के अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरर्स और उनके अधिकृत एजेंट से वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए टेक्नो कॉमर्शियल प्रपोजल मांगे गए हैं। बिडर अपने प्रपोजल सेंटर खरीद करने वाली एजेंसी और डीजीएचएस दिल्ली सरकार के पास 7 जून की शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। शर्त है कि वैक्सीन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मान्य होनी चाहिए। अप्रोजल में बिडर की जानकारी देनी होगी। सप्लाई ऑर्डर जारी होने के पहले 7 दिन, 8 से 15 दिन, 16 से 23 दिन, 24 से 31 दिन और 31 से 45 दिन के भीतर वो कितनी डोज सप्लाई करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्लैक फंगस की दवाइयों की किल्लत और मरीजों को मिलने में हो रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को खेद प्रकट किया। समाचार एजेंसी के अनुसार अदालत ने कहा कि हम इस नरक में जी रहे हैं, हर कोई इस नरक में जी रहा है। यह ऐसी स्थिति है जहां हम मदद करना चाहते हैं लेकिन हम असहाय हैं।
योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी के इलाज पर सवाल उठा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उन्होंने 25 सवाल पूछे हैं। इसके बाद से आईएमए ने बाबा की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। पहले आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर जॉन राज ऑस्टिन जयलाल ने कहा कि अगर एलोपैथी गलत है तो सरकार इसे बंद कर दे या फिर बाबा रामदेव पर केस दर्ज करे। इसके बाद आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने बाबा पर तंज कसते हुए कहा कि एक अनपढ़ आदमी हमसे 25 सवाल पूछ रहा है। मजे की बात है कि जिन 25 लाइफस्टाइल डिजीज का नाम लिखा है वे सब एलोपैथी नाम है, उन्होंने आयुर्वेदिक नाम नहीं लिखा। दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। आईआईटीडी रिव्यू एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस फॉर GNCTD नाम की रिपोर्ट में 3 स्थितियों का जिक्र किया गया है। पहली स्थिति में कोरोना की दूसरी लहर की जैसी परिस्थितियों के रहने पर मरीजों की संख्या, अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या और ऑक्सीजन की जरूरत का अनुमान किया गया है। दूसरी स्थिति नए मामलों के 30% बढ़ने के बाद की जरूरतों पर आधारित है। तीसरी स्थिति संक्रमितों के आंकड़े में 60% की बढ़ोतरी होने पर है। इस स्थिति में रोजाना 45,000 से अधिक मामले आने का अनुमान लगाया गया है। देश में हर दिन कोरोना वैक्सीन के 27 लाख डोज बन रहे हैं, लेकिन इतने डोज लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके पीछे वैक्सीन की सप्लाई में कमी एक बड़ी वजह है। देश में लोगों को लगाई जा रही 2 वैक्सीन में से एक का प्रोडक्शन करने वाली भारत बायोटेक ने इस बारे में बताया है। हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाती है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि उसके टीके के प्रोडक्शन और सप्लाई की प्रक्रिया जटिल है। यह पूरी प्रक्रिया काफी वक्त भी लेती है। राजस्थान के भरतपुर में शुक्रवार को नीमदा गेट इलाके में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी गई। बाइक से आए 2 युवकों ने डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता पर गोलियां चलाई। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने खुलासा किया कि डॉक्टर दंपत्ति की हत्या बदला लेने के लिए की गई है। सीमा गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने 2 साल पहले पति सुदीप गुप्ता की प्रेमिका दीपा गुर्जर और उसके बेटे की जलाकर हत्या कर दी थी। देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया की हालात शुक्रवार शाम तक नाजुक बनी हुई थी। कुछ लोगों ने उनके निधन की अफवाह गुरुवार रात से ही सोशल मीडिया पर फैला दी थी। पनगड़िया के करीबी सूत्रों की माने तो उनके फेफड़े काफी हद तक डैमेज हो चुके हैं। ऐसे में पूरे देश भर में उनके करीबी और उनसे जुड़े लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। वहीं देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, जिसमें टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, फिजिशियन शामिल है, उनकी तबीयत पर नजर रखे हुए है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।